नमस्कार, स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक और एपिसोड स्टार्टअप से जुड़ा हुआ, स्टार्टअप की बारीकियों से जुड़ा हुआ और कई सारी बातचीत स्टार्टअप जगत से जुड़ी हुई लेकर मैं हाजिर हूं। और इस एपिसोड की शुरुआत बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ करने हम जाने वाले हैं और ये टॉपिक है इंडियन स्टार्टअप की डेवलपमेंट स्टोरी। जी हाँ, दिग्गजों की, बाजार के एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये माना जा रहा है कि FY24 जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए गोल्ड माइन यानी कि एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभर सकता है। आपको बता दें कि ग्लोबल कंसर्न्स कई हैं। स्टार्टअप सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं है, विदेशी बाजार में भी कई सारे स्टार्टअप्स उभरे हैं, लेकिन वहाँ पर ढेर सारे कंसर्न्स हैं। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे इंडियन स्टार्टअप की जो जर्नी है या इंडियन स्टार्टअप की जो सक्सेस रेट है वो अक्रॉस द ग्लोब अगर कंपेयर करेंगे तो उस कंपैरिजन में वर्ल्ड के मुकाबले अच्छे रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। अब इस प्रदर्शन के पीछे के कारण क्या है, इंडियन स्टार्टअप्स में भी कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस कैसे ठीक किए जा सकते हैं, सारे के सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन क्रक्स ये है कि यहाँ से आगे भारतीय स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई एंजल्स की CEO नंदिनी मानसिंह जुड़ गई हैं। नंदिनी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी नंदिनी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ग्लोबल फ्रंट पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैनिक। हमने देखा है काफ़ी सारी चीज़ें हमने ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल इकोनॉमी में देखी है, चाहे फिर वो बैंक कोलैप्स हो, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि शिफ्ट जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ, झुकाव इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? बिकॉज सिनेरियोज यहाँ पर क्वाइट स्टेबल नज़र आ रहे हैं। आपका अप्रोच क्या है, आप बताइए। मानसी, मेरे हिसाब से अगले 10 से 15 साल इंडियन स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन एज है। तो आज हम वहाँ हैं जहाँ चाइना 15 साल पहले था और जहाँ US 20-25 साल पहले था। तो अगले 10 से 15 साल हम क्या करते हैं उसी से डिपेंड करेगा कि हम हमारी पोजीशनिंग इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहाँ पर पहुंचे। तो मैं पर्सनली तो बहुत ही बुलिश हूँ और मैंने ये इकोसिस्टम अभी लास्ट 13 साल से देख लिया है। तो मैंने देखा है कि अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, उससे इंडिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसके हिसाब से ये एब्सोल्युटली गोल्डन एनवायरनमेंट है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए और ये एब्सोल्युटली राइट टाइम है किसी को भी अगर स्टार्टअप करना है तो इंडिया। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट आई शुड से नंदिनी, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स या कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपने स्टार्टअप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं और अटकलें, या कह सकते हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक स्टार्टअप में जो कई सारी चीज़ें, कई सारे न्यूज़ फ्लोज आए हैं, उन्होंने शायद उन्हें ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें कन्फ्यूजन में डाला है। बट दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट कमिंग फ्रॉम यू मेक्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। तो फिर आप ये बताइए नंदिनी कि कौन से ऐसे 3 बड़े कारण हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप्स को एक पॉजिटिव एज पर ले जाते हैं, और FY24 में क्या लगता है आपको कि इंडियन स्टार्टअप्स पर बेट करने के लिए 3 बड़ी वजह क्या होनी चाहिए? एक तो देखिए, अब जो हमारा टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर गई है ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स। तो जैसे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं, मैंने जो देखा है डीप टेक स्टार्टअप जो बोलते हैं उसका हम देख रहे हैं काफी सारे स्टार्टअप्स आने लगे हैं इंडिया में जो पहले नहीं हो रहा था। वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा ऑफ कोर्स है इंडिया का कंज्यूमर स्टोरी। तो इंडिया में जो हम ये जो 300 मिलियन मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स हम काफी डेकेड से कर रहे हैं। अब एक्चुअली वो पोजीशन आ गई है कि आप कुछ भी एक स्टार्ट करेंगे ना तो इतने लोग हैं कि आपकी वो बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। मिनिमम जो बोलते हैं ना, मिनिमम टारगेट मार्केट की वो पोजीशन अब आ गई है इंडिया में। थर्ड सबसे बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं हमारे उसमें से कि अब इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग में एक इंटरेस्ट आने लगा है, बी उनको समझ में आने लगा है कि इसको कैसे करना है। ये तीनों चीजें जो एक साथ आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और इन्वेस्टर, ये बोलते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म जो बोलते हैं कि करंटली बेस्ट मिक्सचर आ गया है। और यहाँ से ये तीनों चीजें हैं जिसके कारण इंडिया अब ग्रो करेगी यहाँ से।
ओके, सो टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और इन्वेस्टर, ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं स्टार्टअप की रेसिपी को सक्सेस बनाने के लिए, राइट नंदिनी? बट देन नंदिनी, एक और चीज़ है, कौन सी थीम्स या किस तरह के स्टार्टअप्स या सर्विस बेस्ड स्टार्टअप, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप इस वक्त वोग में क्या है आपके हिसाब से, और इन नियर फ्यूचर स्टार्टअप इकोसिस्टम आपके हिसाब से कैसा नजर आएगा? तो जो जैसे मैंने वो टेक्नोलॉजी की बात की, तो जैसे हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स में जो कंपनीज टेक्नोलॉजी का लेयर डाल पा रही हैं या खुद टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं, वो फॉर्म करते हैं बल्क ऑफ स्टार्टअप्स। तो आप हमारा पोर्टफोलियो भी देखें तो इफ आई लुक एट सेइंग डीप टेक या टेक इनेबल्ड, वो ही कोई 70% होते हैं, और 30% होता है कंज्यूमर, जो ब्रांड्स हैं। आप एब्सोल्युटली नॉन टेक, आप फूड, क्लोथ्स, पर्सनल केयर, वो सब चलेगा। स्पेसिफिकली सम सेक्टर्स जो मुझे एक्चुअली खुद भी बहुत पसंद है और जिसमें हम काफी एक्शन देखेंगे अभी थोड़े दिनों में, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, एग्री टेक, ईवी। तो ईवी तो एक्चुअली स्मॉलर पार्ट है, लेकिन आप उसको अगर वाइड कर दें, ग्रीन टेक। फिर मैंने देखा है अभी माइक्रो सैस, सैस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर स्पोर्ट्स टेक, ये 3-4 चीजें हैं। और जो ट्रेडिशनल मैंने हमारे वर्ल्ड में ट्रेडिशनल तो ऑफ कोर्स 5-7 साल है, उसमें जो जिस तरह की सेक्टर्स चल रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स ग्रो करते रहेंगे, लाइक से फॉर एग्जांपल लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एनीथिंग टू डू विद एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। दीज आर द सेक्टर्स जो हमें दिखता है काफी ग्रो करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड भी मेरे हिसाब से ये मिक्स जो है ये सिमिलर ही रहेगा। बिल्कुल, सो ये तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रहा, लेकिन नंदिनी, स्टार्टअप इस शब्द को आम इंसान के जहन में 2016 में एक तरह से डाला गया, जबकि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक स्टार्टअप जो है उसने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी किया है, स्टार्टअप इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हमने देखा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मार्केट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स को मद्देनज़र रखते हुए 2016 से लेकर अब तक की स्टार्टअप की जर्नी आपके हिसाब से कैसी रही है? एक्चुअली अब हम एक मैच्योर इकोसिस्टम बनते जा रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो जैसे अगर आपने मुझसे ये क्वेश्चन 2016 में पूछा होता, तो मेरा आंसर होता कि दोनों जो फाउंडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों इमेच्योर हैं। तो हम उसको ग्रो कर रहे थे उस पूरे इकोसिस्टम में। आज क्या है कि फाउंडर्स को भी समझ में आ गया है कि किस तरह से कंपनीज ग्रो करते हैं, किस तरह से सेवरल राउंड्स ऑफ मनी रेज करते हैं। तो वो उनके तरफ से एक मेच्योरिटी आई है, क्योंकि उनको पास अब मेंटोर्स जिन्होंने खुद स्टार्टअप्स बिल्ड किए हैं और एग्जिट्स किए हैं, उसकी 10-15 साल की कंट्री में हिस्ट्री हो गई है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स भी हैं अब जो है पहले से काफी मेच्योर हो गए, क्योंकि उन्होंने भी, जैसे आप मेरे मेरे फ्रेंड्स ले लीजिए या मेरा जो सर्कल है, हमने भी 10-15 साल की जर्नी देख ली है। तो उससे क्या हुआ है कि अब जो है, अब हमको समझ में आने लगा है कि स्टार्टअप को बिल्ड करने का प्रोसेस क्या है। उसके तो उस हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम अब वी आर स्टिल नॉट एज मेच्योर्ड एज यूएस और यूके या चाइना भी, लेकिन अब हम काफी कुछ समझ गए कि इसको यहाँ से कैसे बिल्ड करना है। तो मेच्योरिटी आ गई है पूरे इकोसिस्टम। बिल्कुल, नंदिनी, वन लास्ट थिंग आई वुड वांट टू नो, स्टार्टअप इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स तो होते हैं लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भी कई सारे चैलेंजेस देखे भी हैं। कौन से चैलेंजेस आपको लगता है मेजर हैं, जो कि अगर ठीक किए गए हैं, उन पर अगर काम किया गया तो स्टार्टअप इकोसिस्टम और बेहतरी के साथ ग्रो करेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मानसी, क्वाइट क्लियरली। अब क्या है कि अब हम जो पिंक ग्लासेस एंड पिंक हेलो, थैंकफुली अब वो रिमूव होते जा रहे हैं पूरे इकोसिस्टम में। अब और जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो और भी बहुत स्ट्रॉन्गर क्वेश्चंस पूछने लगे हैं फाउंडर्स से। उनसे पूछने लगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब आपने हमसे पैसे ले लिए। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है, वो अगर स्ट्रक्चर, वो ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोसेसेस, अगर अब हम स्टार्टअप्स के साथ शुरू फर्स्ट स्टेज से ही नहीं बिल्ड करेंगे,
तो मेरे हिसाब से ये वाली प्रॉब्लम्स यहाँ से बढ़ने वाली है। तो वो एक चीज है जो फाउंडर इंटेंट, फाउंडर इंटेग्रिटी और फाउंडर अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपने किसी एक्सटर्नल पर्सन से पैसे लिए हैं तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसके तरफ। वो वाली चीज अब हम उस फेज पे आ गए जो अगले 3-4 साल काफी सारा काम करना पड़ेगा हमको फॉर ग्रोथ टू हैपन। एब्सोल्युटली नंदिनी, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी बढ़िया कॉन्वर्जेशन, अपनी एनालिसिस और स्टार्टअप से जुड़े सारे के सारे टिप्स आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड द स्टार्ट वाज रियली वेल जब आपने कहा कि ये समय बिल्कुल सही है अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर को जो कोई सपना बनाकर चल रहा है कि अपना एक स्टार्टअप चाहिए और किसी तरह की अटकलें अगर मन में आ रही हैं तो ये समय सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ से स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मानसी।